करिएगा। तो सामाजिक सुरक्षा आवश्यकता और महत्व के अंतर्गत फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आज हम आपको योजनाएं और जो उत्तराखंड में योजनाएं चल रही हैं, अन्य राज्यों में योजनाएं चल रही हैं और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक सुरक्षा भारत में योजनाएं। आमतौर पर भारत में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो निम्न प्रकार की सामाजिक प्रतिभूतियों को कवर करती हैं। हालांकि एक बड़ी आबादी आज असंगठित क्षेत्र में है और असंगठित क्षेत्र में इनमें से प्रत्येक योजना में भाग लेने का अवसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आज भी सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक मेजर प्रॉब्लम है। और आपने देखा होगा अधिकतर संगठित क्षेत्रों में इस प्रकार की योजनाएं लगातार संचालित की जा रही हैं। तो संगठित क्षेत्रों में आपने देखा कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लगातार चालू हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की योजनाएं समस्या कर रही हैं। तो इसमें से जो हमारे पास कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां वो कंपनियां जो होती हैं, वो कंपनियां हमारे लोगों के लिए जो संगठित क्षेत्र में कंपनियां रजिस्टर्ड कंपनियां। और आप याद रखिएगा संगठित असंगठित क्षेत्र के विषय में आप आगे लेक्चर्स जारी रखेंगे और इनके विषय में भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हो जाता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है और ये सेक्टर्स इकोनॉमी में कैसे प्रतिभाग करते हैं। और आपको एक सरप्राइज बात बता देता हूं कि 44 करोड़ लोग आज इंप्लॉयमेंट कर रहे हैं, आज रोजगार में है। और जिस 44 करोड़ में 39 करोड़ एक ह्यूज पॉपुलेशन जो आपका असंगठित क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कवर कर रहा, जो एक सोचने वाली बात होती है कि आज हमारे पास सामाजिक सुरक्षा जो लाभ प्रदान किए जाते हैं वो संगठित क्षेत्र के लिए बहुत अधिक है, लेकिन क्या असंगठित क्षेत्र जिसमें 39 करोड़ पॉपुलेशन वर्क कर रही है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आपने क्या किया, मात्र 5 करोड़ जो पॉपुलेशन संगठित क्षेत्र में वर्क कर रही है उसके लिए तो कई प्लान्स के ऊपर प्लान्स आपने जारी कर दिया, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो रिस्क फैक्टर जोन में काम करते हैं उनके लिए आपने क्या काम किया, ये एक प्रश्न बन ही जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनियों के लिए इसमें कुछ प्रतिभूतियों को अपनाना अनिवार्य है। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी, उनको पेंशन देना। ठीक है, जो पेंशन हमारे पास पेंशन स्कीम चलती थी, इस समय न्यू पेंशन स्कीम कार्य कर रही है और न्यू पेंशन स्कीम एक अच्छा बेनिफिट है। बड़ा कंट्रोवर्शियल है ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम में, और आपको अभी भी लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने अपना पल्ला झाड़ लिया, यही कुछ आपको समझ में आता। इस पर कभी हम लोग ओपन डिबेट रखेंगे और आपको पूरी कहानी इसकी बताएंगे। तो ये पेंशन स्कीम जो होती है ये एक सोशल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस पार्ट होती थी। और जब कोई व्यक्ति रिटायर्ड होता था, रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लगभग हाफ वेतन जितना उसका लास्ट मंथ जो रिटायरमेंट के बाद लास्ट मंथ जो रिटायरमेंट में लास्ट मंथ सैलरी था, लगभग उसका हाफ जो था एज अ पेंशन वो गेन करता था। तो उसका जो लाइफ सर्वाइव स्टाइल था मोस्टली चेंज नहीं होता था। लेकिन कहते हैं कि एनपीएस इज द पार्ट ऑफ शेयर मार्केट, गवर्नमेंट इसको शेयर मार्केट में लगाएगी और जितना आपको रिटर्न मिलेगा उसको कन्वर्ट करेगी एज अ पेंशन स्कीम में। तो इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में लोगों ने इम्ब्लेम किया कि सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और सरकार सामाजिक सुरक्षा में हमारी कमी कर रही है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम ऑप्ट करने का मतलब क्या होता है, अर्थात वो सामाजिक सुरक्षा से भाग रही है और हमको एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है फॉर आवर ओल्ड एजेस, जो हमारे पास लाइफ में अंतिम हमारे पास जीवन के अंतिम चरण होते हैं, उन चरणों में जो हमको एक अच्छा अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक आपका अमाउंट मिलता था उसको आप कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक कंसिडरेबल पॉइंट बन जाता। दूसरा स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा, तीसरा विकलांगता, चौथा मातृत्व, ठीक है, और पांचवा ग्रेजुटी।
कंपनियों के लिए ये 5 प्रकार की सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम है इंप्लीमेंट करना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। और इसको सारी कंपनियों ने आपका जो एनपीएस के पूर्व इसको इंप्लीमेंट किया और इन द प्रेजेंट इरा एनपीएस लगभग लगभग इंप्लीमेंट हो चुका है। और एनपीएस में आपने देखा होगा अपॉर्चुनिटी बढ़ा दिया। इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, इफ यू आर एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, इफ यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, देन यू आर कैन ऑल्सो आपका क्या कर सकते हैं, आप एनपीएस अकाउंट को अवेल कर सकते हैं, आप एनपीएस अकाउंट को अपने पास ओपन कर सकते हैं, आप एनपीएस अकाउंट को खोल सकते हैं। यानी इफ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आपके पास एनपीएस सेक्टर तो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। बट इफ यू वांट टू ऑप्ट द एनपीएस वॉलंटरी ऑप्शन आपके पास है, आप चाहते हो कि नहीं, मेरे परिवार में क्या होता है कि जो पुरुष व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो भले आपका हाउस वाइफ है बट वो एनपीएस का पार्ट बन जाए इन द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, उसको एक मनी सिक्योरिटी चाहिए, तो आप एनपीएस के अंतर्गत अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और ये आपको पेंशन की सिक्योरिटी देगा। लेकिन इस ये इट विल बी डिपेंड अपॉन द रिटर्न ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है। और बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, कुछ लोग आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों को कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जिससे बहुत कंट्रोवर्शियल होता है और न्यूज़पेपर में मैं देखता रहता हूं। स्वास्थ्य बीमा जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है एंड मेडिकल इंश्योरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये काफी अधिक टैकल करता है। विकलांगता, क्योंकि कंपनियों में बहुत अधिक जोखिम होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा वर्क करता है, तो विकलांगता आम बात है, इसको सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम के अंतर्गत सॉल्व किया गया। जो मैटरनल लीव होती है, मैटरनल लीव क्योंकि माँ का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मातृत्व निभाना होता है, कंपनी के प्रति दायित्व तो होता ही होता, लेकिन एक अपने क्या होता है आने वाले फ्यूचर के प्रति उनका जो दायित्व होता है उसको निभाने के लिए भी कंपनी इनको छूट और साथ ही साथ मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड करती है। एंड ग्रेचुटी, द बेस्ट बेनिफिट आपका ग्रेचुटी होती है जो आपको बोनस के रूप में प्राप्त होती है। अब चलिए पहली बात करते हैं पेंशन। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आपसे पूछा जा सकता है कि कहां से पेंशन जारी होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में सेवानिवृत्ति पेंशन और पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो सेवानिवृत्ति पेंशन मिलता है एंड अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो कैजुअलिटी आपको पारिवारिक पेंशन का बेनिफिट प्रदान करते हैं। वर्तमान में केवल 400 मिलियन की श्रम शक्ति में से 35 मिलियन के पास वृद्धावस्था आय संरक्षण के रूप में औपचारिक सामाजिक सुरक्षा की पहुंच हो गई है। ठीक है, इनमें से 35 मिलियन में से 26 मिलियन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं, जिसमें से निजी क्षेत्र के श्रमिक, सिविल सेवक, सैन्य कर्मी, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी शामिल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत रोज योजनाएं कम से कम 20 कर्मचारी वाले व्यवसाय पर लगेगी, तभी आप पेंशन के हकदार बनेंगे। यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें कम से कम 20 एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉयड होना चाहिए और इस प्रकार के व्यवसाय पर तभी लागू होगा पेंशन स्कीम। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में योगदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख प्रकार की मासिक पेंशन की पेशकश की जाती है। पहला, सुपरनेशन या विकलांगता पर पेंशन। ठीक है, अगर आप हो सकता है कि आप ऐसा विकलांग होगा कि आप वर्क नहीं कर सकते, दो पेंशन। सेवा में रहते हुए मृत्यु के लिए विधवाओं को पेंशन। ठीक है, जो आपके परिवार में जो डिपेंडेंट है, जिसको आपने नॉमिनी घोषित किया, उसको पेंशन मिलती है। या बच्चों की पेंशन, अगर आपके साथ दोनों के साथ कैजुअलिटी होती है तो बच्चों को मिलती है। और अनाथ की पेंशन, ये भी एक प्रावधान रखा गया। तो पेंशन के अंतर्गत 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा असम राज्य में कोयला खानों और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों और सिविल सेवकों के लिए अलग से पेंशन फंड बनाया गया है और उनसे उनको सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, यानी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम वी विल डिस्कस, सेकेंड है आपका स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, लेकिन इसमें पूरी आबादी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल शामिल नहीं है, बट ये होना चाहिए।
क्योंकि आज भी आपके पास लोगों के पास अच्छी चिकित्सा के लिए अफोर्डेबल अमाउंट नहीं है, उनकी इतनी पर कैपिटा इनकम नहीं है कि उनको वास्तव में चिकित्सीय देखभाल वो कर सके। इसलिए गवर्नमेंट को हेल्थ सेक्टर को और अधिक मजबूत करना चाहिए एंड कोविड 19 के दौरान इसकी आवश्यकता और अधिक महसूस की जाने लगी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सीय देखभाल प्रदान करने के लिए एक कोष बनाता है। साथ ही बीमारी और मृतत्व के दौरान नकद लाभ और कारखानों प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के लिए मृत्यु या विकलांगता के मामले में मासिक भुगतान करता है, मंथली भुगतान करेगा। तो इस प्रकार जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा, इसके अंतर्गत इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना होने पाए। बीमार होने की स्थिति में नियोक्ता कर्मचारी जिस कंपनी में ने आपको नियुक्त किया है, राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों को आधा वेतन देगी। अगर आप वर्क पे नहीं आओगे, इन द मेडिकल कंडीशन में रहोगे, तो आपको हाफ वेतन मिलेगा। इन द कंडीशन आप क्या होता है, ये विकलांगता में श्रमिक को की क्षतिपूर्ति अधिनियम में नियोक्ताओं को कर्मचारियों को या उनके परिवारों को मृत्यु या विकलांगता के परिणाम स्वरूप रोजगार संबंधी चोटों के मामले में मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उनको क्या करते हैं, कंपनसेशन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रकार के व्यवसाय में नियोजित श्रमिकों को कुछ बीमारियों के अनुबंध के जोखिम से अवगत कराया जाता है। आप याद रखिएगा, जहां पर कपड़ा उद्योग होगा, कपड़े में जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिससे यहाँ के लोगों को लंग्स प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बीमारियों के अनुबंध अनुबंध जोखिम यहाँ पर अवगत कराया जाता है, जो अजीब है और उनके व्यवसाय में अंतर्निहित है। माना जाता है कि व्यवसायिक बीमारी का शिकार होने वाले कर्मचारी को रोजगार से गुजरने के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ता और नियोक्ता उसी का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार है जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट में रखा है। अनुसूची सेक्शन आपका 3 के भाग ए, बी और सी में कामगार को मुआवजा अधिनियम में व्यवसायिक रोगों को परिभाषित करने का बात की गई है कि व्यवसायिक रोग याद रखना है, डिफिनीशन आपका व्यवसायिक रोग यानी जो उस वर्क में करने के दौरान आपको जो भी बीमारियां होती हैं उनको व्यवसायिक रोग की संज्ञा देती है। और अगर व्यवसायिक रोग के अंतर्गत आप शिकार होते हो तो कंपनी आपको मुआवजा प्रदान करेगी। मुआवजा की गणना कैसे की जाती है, व्यवसायिक विकलांगता की स्थिति पर निर्भर करती है कि कितना आप मतलब विकलांगता की डिग्री क्या है उस पर डिपेंड करती है। मृत्यु के मामले में प्रासंगिक कारक आयुराज से मासिक वेतन का 50% गुणा किया जाता है। कुल स्थायी अपंगता की स्थिति में मासिक वेतन का 60% संबंधित कारक या राशि से गुणा किया जाता है। मुआवजा अधिनियम में आंशिक स्थायी विकलांगता तथा अस्थायी विकलांगता के लिए वजीफा भी शामिल किया जाता है। अब मैटरनल लीव की बात करते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था और हमारी जो महिलाएं होती हैं वो भी बहुत अधिक उद्योगों पे और रिस्क उद्योगों पर क्या होता है, इम्प्लॉयड होती है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश किया है कि जो आपका फीमेल पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल इंप्लॉय है, उनको ज्यादा जोखिम वाले उद्योगों पे ना लगाया जाए। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन के कारण भारत में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं और महिलाओं को काम करने के दौरान काफी अधिक प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं नियोक्ता को मातृत्व के दौरान 180 दिनों का के वेतन के साथ कुछ अन्य जुड़े हुए आकस्मिक वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ अगर आपका कोई मातृत्व का है और मातृत्व में क्या होता है, आपके डिलीवरी पीरियड के 3 मंथ पूर्व और 3 मंथ आफ्टर इस प्रकार का विथ वेतन लीव देने के लिए प्रावधान किया गया है। मातृत्व लाभ के भुगतान के लिए प्रत्येक महिला हकदार होगी। ये नहीं होता कि उसमें कैटेगरी डिवाइड की जाए या नहीं कह दिया जाए कि नहीं केवल 10% महिलाओं को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी वुमेन क्या होता है, इसको ले सकती है और उसके लिए हकदार है। उसका नियोक्ता उत्तरदायी होगा जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसको 180 दिनों का सवेतन अवकाश प्रदान करना होगा।
संगठन में काम करने वाली मरणतत्व लाभ की अनुमति देने वाली कोई भी महिला अपनी नियोक्ता को यह कहते हुए लिखित नोटिस दे सकती है कि उसका मरणतत्व लाभ और कोई अन्य लाभ जिसके लिए वो हकदार हो सकती है उसे भुगतान किया जा सकता है, या किसी को भी ये नोटिस नामांकित कर सकती है। लेकिन आपको एक याद रखिएगा, केवल प्रथम 2 बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश या मातृत्व सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाता है, और लोग यहीं पर लिखित देने से बचते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग क्या करते हैं, लास्ट के अगर चौथे और पांचवें बच्चे भी हैं तो उनको भी दिखा देते हैं कि प्रथम मेरे 2 बच्चे और इनके लिए मैं मातृत्व लाभ ले रहा हूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्ट में यह बताया कि मातृत्व लाभ केवल प्रथम 2 बच्चों के लिए ही लागू होगा, अन्य बच्चों के लिए लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी इसके साथ इंक्लूड कर दी है। तो इस प्रकार जो हमारे पास मातृत्व लाभ है उसमें गवर्नमेंट ने जनसंख्या नीति को इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रेफरेंस दिया कि ताकि जो मदर हेल्थ है वो प्रभावित ना हो सके। और इसीलिए आपने देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट या अन्य एक्ट का भी प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि आपके पास जो महिला है वो अगर मैरिड या नॉन मैरिड है तो उसके आधार पर मातृत्व लाभ अधिनियम को एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का तात्पर्य होता, मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद एक प्रकार से बोनस मिलता आपको वो। तो 10 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए ग्रेचुटी अधिनियम के भुगतान के लिए उन कर्मचारियों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जाता है। मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आपको बोनस है कि अगर आप सक्सेसफुली 12 मंथ आपने जॉब कर लिया तो 15 डेज का एडिशनल आपको क्या दिया जाएगा, वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी हर साल 15 दिन का आपको एडिशनल वेतन प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। ठीक है, तो ये बोनस होता है जो लास्ट में रिटायरमेंट के समय मिलेगा, बट ये 3.50 लाख से ज्यादा का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा का इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन्हें 5 साल या उससे अधिक समय तक कंपनी में काम किया हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कि आपकी जॉब को 5 ईयर कंप्लीट हुए हो गए हों। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको डिस्कस किया, जो एक कंपनी एक्ट के अंतर्गत आपको प्राप्त होते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो उत्तराखंड में कुछ रूल्स या कुछ हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। ठीक है, तो ये योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश आपका उत्तराखंड में इंप्लीमेंट है, उत्तराखंड में चल रही हैं, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ अदर स्टेट में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो काम कर रही हैं, उन योजनाओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो उनको आप पॉइंट्स वाइज देखिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की बात होती है तो ये सोशल सिक्योरिटी जो प्रदान करती है, उस सोशल सिक्योरिटी को प्रदान करने का काम क्या होता है, विभाग का नाम आपने देखा महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग है जो ये प्रदान करता है। ठीक है, महिलाओं के संबंधित सामाजिक सुरक्षा को जिला कार्यालय का नाम सामाजिक सुरक्षा कोषांग सिमडेगा होता है। ठीक है, जो अलग अलग राज्य की मैं बात कर रहा हूं, विभाग में कर सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निर्धारित अर्हताधारी पेंशनधारियों को पेंशन का वितरण, क्योंकि आपके लिए पेंशन एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई राज्य हैं जो इस प्रकार के कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, और ये राज्य का विषय बन जाता है कि आप अपने नागरिकों को कितना सामाजिक सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत आप उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हो। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल का आपने सुना होगा नाम, पश्चिम बंगाल में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आच्छादित नहीं होंगे। तो ये देखिए राज्य का विषय हो जाता है, और राज्य इस प्रकार ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने यहां इंप्लीमेंट करके रखती है। तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग की भुगतान ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में गरीब परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक, ग्रामीण परिवार को सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के संविधान में, भारत के संविधान, कौन सा संविधान,
अनुच्छेद 41 एवं अनुच्छेद 42 में अंतर्निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम एक्ट है वो संविधान के किसके अंतर्गत आता, तो आपको बोलना पड़ेगा कि संविधान के अनुच्छेद 41 एंड 42 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इसको रखा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, नेशनल आपका एनएसएपी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, एनओएपीएस और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन हेतु 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध जनों को, जो वीकर सेक्शन है या ओल्ड आपके एज है, को 75 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन तथा गरीब के मुखिया को सामान्य दशा में मृत्यु पर 5,000 रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। क्लियर है? अब देखिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग को, चलिए हमने इंफॉर्मेशन जान ली, अब आप बताइए पॉवर्टी रिमूवल करने के लिए आपने कहा कि हम 75 रुपए देंगे पर मंथ, जिससे पेंशन देंगे, जिससे आपकी पॉवर्टी रिमूव होगी। आप एक बात को कंसीडर करिए, एक बात पर यह विचार करिए कि क्या 75 रुपए एक ऐसा अमाउंट नहीं है जो किसी व्यक्ति को गरीबी से रिमूव करना तो दूर, गरीबी पे सदैव मेंटेन रखेगा। ठीक है, शायद दिस अमाउंट इज अ वेरी, आपका बहुत फ्यू अमाउंट है जो वास्तव में गरीबी से रिमूवेबल के लिए शायद जो आपका उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट को अपडेट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन इंप्रूव बढ़ता जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ने से लगातार परचेजिंग पावर सोसाइटी की डिक्लाइन होती जाती है। इसेंशियल कमोडिटी आप तक क्या होता है इकोनॉमी में, इसेंशियल कमोडिटी का प्राइस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो शायद ये अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट होगा और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा कि आपके द्वारा जो भी ये 75 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन और गरीब मुखिया की सामान, जो आपका परिवार का हेड की अगर डेथ होती है तो 5,000 रुपए का जो आप अमाउंट देते हो, या इन द आपका एक्सीडेंटल केस में 10,000 रुपए की सहायता प्रावधान किया गया है, ये शायद बहुत छोटा है। और आज समाज में अगर आपका टारगेट गरीबी उन्मूलन है तो शायद ये अमाउंट बहुत छोटा है, क्योंकि गरीबी उन्मूलन, गरीबी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, गरीबी इतनी जल्दी नहीं चली जाती। गरीबी रिमूव करने के लिए आपको बहुत अधिक अमाउंट की आवश्यकता होती है और वास्तव में गरीबी के लिए पर कैपिटा इनकम का लेवल हाई होना इंपॉर्टेंट है, तभी गरीबी जाएगी। तो शायद इसको गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी हमारा गरीबी उन्मूलन जैसे उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। दूसरी बात, 65 वर्ष से आयु वाले जो वृद्धजन होते हैं, आप जानते हो कि इन व्यक्तियों को सबसे ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनकी एज पार कर चुके हैं और ये व्यक्ति चाहते हैं कि मुझे समाज में कुछ ऐसा, इनको एक मेडिकल प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है, तो इनके लिए शायद ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा, इस पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारी बात आती है कालांतर में दिनांक, आप ये देखिए 19/11/2007 में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना को इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के नाम से परिभाषित किया गया। ठीक है, और बाद में 2009-10 में विधवा पेंशन योजना लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 40 से 64 वर्ष तक के विधवा जो गरीबी रेखा से जीवन बसर कर रहे हैं, योजना से आच्छादित किया गया। ठीक है, 2009 में इंदिरा गांधी की विकलांग पेंशन योजना जो आपकी इंप्लीमेंट हुई, इसके तहत 18 से लेकर के 79 वर्ष तक के 80% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को इसके अंतर्गत आच्छादित किया। तो यानी सरकार ने अभी इसके पूर्व देखा होगा आपने प्रोग्राम, देखिए इसके पूर्व जस्ट आपने देखा प्रोग्राम कि इसके अंतर्गत सरकार ने जो आपका प्रोग्राम लागू किया था, उस प्रोग्राम के अंतर्गत आपने देखा, ध्यान दे देखिए, इसके अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए ये बात की गई थी। ठीक है, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बात की गई थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, सरकार ने क्या किया
कि इसमें देखिए एज लेवल उन्होंने बढ़ा दिया, और आपने देखिए टारगेट यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब वो 40 से 1 मिनट, हाँ, 40 से 64 वर्ष तक के लोगों को इसके अंतर्गत टारगेट करेंगे। और साथ ही साथ आप बाद में देखिए कि विकलांगता में भी इन्होंने एज ग्रुप बढ़ाया, जिससे सरकार ने लगभग सारे वर्गों को इस सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, सारे वर्गों को और सारे एज ग्रुप को लगभग इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। जो हम कह सकते हैं कि सरकार ने एक अच्छा टारगेट अचीव्ड किया। इनका जो टारगेट अचीवमेंट था अच्छा था कि समाज के लगभग सभी व्यक्तियों को इसके अंतर्गत बेनिफिट करें, सभी एज ग्रुप के व्यक्तियों को इसके अंतर्गत बेनिफिट करें। शायद वो उस उद्देश्य को इन्होंने प्राप्त कर लिया। उक्त पेंशन योजनाओं को लागू होने के बाद अधिकांश गरीब, असहाय, उपेक्षित लोगों को सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु सार्थक प्रयास किए गए। ठीक है, ताकि ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, सच एज पुअर, आपका जो असहाय है, उपेक्षित लोग हैं, ठीक है, कभी कभी समाज में होता ना, कुछ लोग जो क्या होता है उपेक्षित कर देते जाते हैं समाज से, ठीक है, और सामाजिक सहायता जिनको आवश्यकता होती है, उनके लिए सार्थक प्रयास किए गए। उक्त योजनाओं में मानदंड को पूरा नहीं कर सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को भी लागू किया गया। बीपीएल संख्या नहीं रखने वाले गरीब वृद्धा, विमुक्त मजदूरों, 18 से 40 वर्ष के विधवाओं और 18 से 69 वर्ष के 79 वर्ष के 40% विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2015 को राज्य में निवासित आदिम प्रजाति जनजाति समूहों के परिवारों को, विवाहित महिला को जो सरकार द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना से आच्छादित नहीं थी, उसको भी इसके अंतर्गत समाहित किया गया, और इसके अंतर्गत 600 रुपए की दर से पेंशन प्रदान करने की बात की गई। तो इस योजना के अंतर्गत बीपीएल, अगर आप इस योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची में आते हैं, बीपीएल सूची मैंने बताया था एक बेस्ट इंडिकेटर है। टू क्या करना, बीपीएल एक बेस्ट इंडिकेटर है जो बताता है कि आप जो पॉवर्टी का मेजरमेंट है वो बेस्ट है, यानी जिन व्यक्तियों को आप इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेनिफिट दे रहे हो वो बेनिफिटेड व्यक्ति सही है, ने वार्षिक आय की सीमा में छूट दी, और सरकार ने इनको भी इसके अंतर्गत शामिल करने की बात की। और बाद में देखिए एचआईवी एंड एड्स वाले व्यक्तियों को एचआईवी एंड एड्स वाले व्यक्तियों को राज्य सुरक्षा पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई। अर्थात देखिए इसके अंतर्गत, क्योंकि ये समाज में एक प्रकार से समाज से वंचित व्यक्ति था। समाज से वंचित व्यक्ति का तात्पर्य होता ऐसा व्यक्ति जो समाज से हटा दिया जाता या अपने आप को ये उपेक्षित समझता। तो इन व्यक्तियों को भी राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान रखा, और इनको भी समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किया, ताकि ये अपने आप को समाज से अछूता या अलग ना माने। ठीक है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग योजनाओं का आहरण का विवरण एवं आहर्तम, जैसे आपने देखा होगा भारत में चली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले असहाय वृद्ध व्यक्तियों जिनके पास खुद की आय का भरण पोषण के इतनी आय नहीं है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। देखो ना, देखे होगे आपने, अधिकतर महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं जिनकी क्या होता है एक एज के पास उनके पास डिपेंडेंट कोई, मतलब कोई उनके पास ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनका भरण पोषण कर सके। तो सरकार ने उन व्यक्तियों को इसके अंतर्गत टारगेटेड ग्रुप के अंतर्गत रखा, और टारगेटेड ग्रुप के अंतर्गत उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना से सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की बात कही, ताकि इन व्यक्तियों को क्या होता है भरण पोषण में काफी हेल्प मिल जाए, पॉवर्टी पर हम इनको अटैक कर सके, और अन्य स्रोतों से काफी वित्तीय सहायता मिलती है। लक्षित किया गया इस वर्ग को हर महीने 1000 रुपए देने की बात कही गई, ताकि ये वीकर सेक्शन जो है वो अपना क्या होता है भरण पोषण या गरीबी से संघर्ष या लड़ सके तथा अपने आप को एक अच्छा जीवन यापन कर सके। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले असहाय वृद्धा व्यक्तियों को जिनके पास उनकी खुद की आय भरण पोषण के लायक नहीं है,
ठीक है, भरण पोषण के लिए कम पड़ती है अन्य स्रोतों से, तो 80 साल से ऊपर वालों को भी इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इस योजना का उद्देश्य था 40 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के विधवाओं जो बीपीएल धारी हैं, परिवार के सदस्य जो अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, को प्रतिमाह 1,000 रुपए का प्रतिमाह पेंशन दिया जाए। अब देखो, अन्य योजना का तात्पर्य यह नहीं कि आप वृद्धा पेंशन योजना भी ले लो 60 साल के बाद और आप कह दो विधवा, तो दोनों प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आपको सम्मानित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको दोनों प्रकार की योजनाओं का आपको हकदार नहीं बनाया जा सकता, ये आपको पॉइंट नोट करना होगा। और इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि 40 इयर्स और से अधिक ये माना जाता है कि अगर कोई विधवा औरत 40 ईयर से कम है, सपोज दैट 30 ईयर, तो हो सकता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लग जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप कोई भी काम करने लगे, कंप्यूटर में काम, किसी क्लर्क में काम, तो वो अपना भरण पोषण का काम कर सकती है। लेकिन ये माना गया कि 40 वर्ष से ऊपर की जो महिला होती है वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने में मजबूर हो जाती है ताकि इनकम अर्निंग ग्रुप में आ सके, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने एक जो लेबल रखा वो 40 ईयर का रखा। ठीक है, बस इसमें यह था कि इसमें बीपीएल धारी परिवार कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप केवल गरीब सेक्शन को इसमें अंतर्गत रखा, जो एक अच्छे मतलब अच्छे परिवार से थी, ठीक, उसको इसका पार्ट नहीं बनाया गया। ठीक है, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट रखा गया कि क्या होता है, बड़े बड़े संयुक्त परिवार में इनकी भरण पोषण के लिए परिवार के अन्य सदस्य हेल्प करते हैं, इसलिए केवल इसके अंतर्गत बीपीएल धारियों को रखा गया, क्योंकि बीपीएल धारियों में जो फैमिली की कंडीशन होती है वो ऑलरेडी वीक होती है, और जब फैमिली कंडीशन ऑलरेडी वीक होती है तो वो विधवा महिला को क्या हेल्प कर पाएगी, तो ये इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट रखा गया। इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले विधवाओं जो कि बीपीएल धारी हैं, सदस्य जो अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 80 है, ऐसे दिव्यांग जिनके पास खुद की आय भरण पोषण के लायक नहीं है, ये सॉरी, हाँ, इसको अंतर्गत विधवाओं को भी शामिल किया, 18 वर्ष का कोई व्यक्ति या उससे अधिक आयु वर्ग, या 18 वर्ष या 40 उससे अधिक आयु वर्ग का विधवा, विधवाओं में जो होता है तो वो बीपीएल धारी हो। ठीक है, तो को सदस्यों को भरण पोषण के लायक नहीं है, भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए का पेंशन देने की बात सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत नॉमिनेट किया, ताकि इनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो आपका योजना है, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले महिला पुरुष असहाय वृद्ध व्यक्तियों जिनके पास उनकी खुद की आय भरण पोषण के लायक नहीं है या भरण पोषण से काफी कम है, उनको भी राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ दिया गया। ठीक है, मैंने एक वर्ड बोला था सम्मानित, वो बिल्कुल गलत है, सम्मानित शब्द कभी प्रयोग आप नहीं करोगे, ये याद रखिएगा, मैंने एक जगह गलती से बोल दिया था, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। मैंने एक जगह बोला था मतलब मैंने बोला था पेंशन योजना से सम्मानित, ये श्योर गलत है, ये मैं सॉरी बोलता हूँ इस वर्ड के लिए, ये वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए था मुझे। ठीक है, उनको लाभ प्रदान किया गया, इस वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप सिविल सर्विस को हर वर्ड का अपनी वैल्यू होती है, एक गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्री एंड मेंस देते हैं, तो उस गरिमा को मुझे भी मेंटेन करना होता है। ओके, तो भरण पोषण के लिए काफी कम पड़ती है, अन्य स्रोतों से काफी वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया और इस वर्ग को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात की गई। अगला है विधवा सम्मान पेंशन योजना, ताकि विधवाएं सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, इसका तात्पर्य आप गलत नहीं है, लेकिन विधवा सम्मान पेंशन योजना विधवा अपने जीवन को सम्मानित तरीके से व्यतीत करें, इस प्रकार से एक योजना चालू की गई। 18 वर्ष या अधिक से उम्र की सभी विधवाओं, ठीक है, जो अन्य योजना से पेंशन नहीं प्राप्त कर रहे थे, देखो ये बाद में मैंने वही प्रॉब्लम बताई ना इंदिरा गांधी वाले में, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना में एक प्रॉब्लम थी कि केवल बीपीएल विधवाओं को उसके अंतर्गत कैलकुलेट किया गया था, अन्य विधवाओं को कैलकुलेट नहीं किया गया था। देखिए, इस प्रॉब्लम को सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया और उसके अंतर्गत विधवा सम्मान पेंशन योजना चालू किया गया, और देखिए सभी विधवाओं को, ठीक है,
ठीक है, सभी विधवाओं को जो बीपीएल लाइन के नीचे या ऊपर है, सभी को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो सरकार ने देखिए यहाँ पर एक वाइड कॉन्सेप्ट को, एक कहते हैं व्यापक विचारधारा को स्वीकार किया और 1,000 रुपए का इन्होंने प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही। उक्त योजना में बीपीएल सूची में नाम एवं वार्षिक आय की सीमा में छूट दी गई कि अगर आपकी एनुअल इनकम या बीपीएल लाइन में आप नहीं हो, एनुअल इनकम हाई है, तो भी आपको विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत आपको ये सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला आपका है मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना। आदिम जनजाति पेंशन योजना प्रत्येक परिवार के एक वयस्क को परिवार के कोई एक विवाहित महिला, ना तो वैसी परिस्थितियों में परिवार के पुरुष जो सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप जनजाति कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना जो झारखंड में लागू हो, इस प्रकार की योजना इस स्टेट में लागू की गई ताकि जो वहां के लोग हैं इसका लाभ उठा सके और अपने आप को समाज के मुख्य धारा में ला सके। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत लाभुकों को 5 वर्ष से अधिक हो, सरकार के किसी अन्य योजना से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हो, तो निःशक्तता की श्रेणी में आता हो तो लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो निःशक्त मतलब तो जो व्यक्ति किसी प्रकार के काम करने में असक्षम हो तो उन्हें स्वावलंबन प्रदान करने के लिए इस प्रकार की योजना दी की गई और इसके अंतर्गत भी 1,000 रुपए का आपको पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री राज्य सुरक्षा पेंशन योजना एचआईवी और एड्स पीड़ित व्यक्तियों को इसके अंतर्गत सम्मानित जीवन प्रदान करने के लिए 1,000 रुपए का मासिक पेंशन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची में अंकित परिवार के मुख्य अर्जनकर्ता पुरुष महिला जिनकी आयु 18 से 59 वर्षों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को एक मुश्त सहायता राशि देने की प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। तो देखिए ये थी भारत के विभिन्न राज्यों में चलने वाली पेंशन स्कीम और इसके अंतर्गत भारत में जो विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी थे, जो विभिन्न प्रकार का एक सोशल सेक्टर पाया गया, एक डिप्राइव सेक्टर हम कह सकते हैं, समाज से अलग सेक्टर पाया गया, जिनको एक प्रकार से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रॉमिस गवर्नमेंट ने किया और वास्तव में विभिन्न राज्यों ने इसको इंप्लीमेंट किया। आपने तो आपने देखा होगा कितना वाइड सेक्शन को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और इन वाइड सेक्शंस में इस प्रकार की योजनाएं लागू की गई। बट वी विल डिस्कस, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं काम कर रही हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बन जाता है, इसको केयरफुली आप देखिएगा। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मंत्रालय जो आपका है, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत निम्न योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अपने यहाँ लोगों को, अपने राज्य में रह रहे लोगों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए संचालित कर रही है ताकि इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। जो डिप्राइव सेक्टर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज से बहिष्कृत सेक्टर के रूप में एक प्रकार से, कि गरीब अपने आप को बहिष्कृत मानता है, विकलांग कहता है कि हम समाज के मुख्य धारा में क्या जरूरत, एक प्रकार से नर्वस हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम समाज में कोई कार्य करने के लायक नहीं। इनको क्या होता, प्रोत्साहन करना, इनको आत्मबल को बढ़ाना और इनको समाज के मुख्य क्षेत्रों में लाना, इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया। तो इसका उद्देश्य यह था कि सोसाइटी के सभी सेक्टर्स को इसके अंतर्गत लाया जाए ताकि इनको लाभ प्रदान किया जाए, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, ये इसमें टारगेट रखा गया। तो पहला आपका है आसक्त, आपका पहला अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन। वृद्ध एवं अशक्त पुरुष एवं महिलाओं के लिए 50 की क्षमता से 2 आवासीय गृह चमोली एवं बागेश्वर में संचालित हो रहे हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा, निःशुल्क भोजन, औषधि आदि की व्यवस्था
ये समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई कि आप अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है और आपके पास केयर करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, तो भी 50-50 की क्षमता से 2 आवासीय गृहों को रखा गया और इसमें 60 वर्ष से अधिक वर्ष वाले व्यक्ति ही जा सकते हैं। ठीक है? व्यक्तियों को आवासीय सुविधा चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, दोनों को प्रदान करने के लिए चमोली और बागेश्वर में ओपन किए गए। दूसरा आपका राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन। ठीक है? भिक्षुक की एक प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये भी किसी न किसी कारण से, ठीक है, समाज में डिप्राइव होते हैं, समाज से की मुख्यधारा से दूर होते हैं, तो इनको भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने कदम उठाया। तो उसका नाम था राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन। भिक्षावृत्ति, क्योंकि एक ये समाज का कलंक है, समाज का अभिश्राप है और इसमें संलग्न व्यक्ति की मनोवृत्ति कितनी विकृत होती चली जाती है, आप तो ये जानते ही होंगे। सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तराखंड उसी का पार्ट है, तो उसमें भिक्षावृत्ति की प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के हरिद्वार में एकमात्र भिक्षुक गृह संचालित है। कहां पर? हरिद्वार में। ठीक है, जहां पर आप ये इनको एक आवास प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें 200 भिक्षुकों को निरुद्ध किए जाने की, यानी रहने की व्यवस्था या स्टे करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वो आपातकाल में इसका प्रयोग कर सके। तो एक एक देखिए, एक नया समाज का एक फ्लो था। और उत्तराखंड सरकार ने वास्तव में एक नया कदम हट करके अन्य राज्यों से उठाया, ताकि समाज के ये वर्ग जो लगातार इस परिस्थिति का भिक्षुक वर्ग के अंतर्गत आता, उनको वास्तव में बेनिफिट देने का काम किया गया। अगला थर्ड पॉइंट है अकिंचन मृतकों को दाह दफन संस्कार हेतु अनुदान। लावारिस लाशों तथा निर्धन व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उनके अंतिम संस्कार हेतु राज्य सरकार प्रति व्यक्ति 2500 रुपए प्रति दर से दाह संस्कार पर व्यय करती है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कश्मीरी विस्थापितों को आर्थिक सहायता। प्रदेश में कश्मीरी अगर कोई विस्थापित है तो उनको इकोनॉमिक हेल्प प्रदान की जाएगी और राज्य में देहरादून में लगभग 43 कश्मीरी विस्थापित परिवार हैं और इन परिवारों को भरण पोषण हेतु क्या होता है 750 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक इकोनॉमिक हेल्प प्रदान की जाती है और इसमें भरण पोषण की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए 2005 में इसे 1125 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक है, तो पहले 750 रुपए प्रदान किया जाता था और वर्तमान में 1125 रुपए प्रतिमाह इनको प्रदान किया जाता है, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। भरण पोषण की धनराशि लाभार्थियों को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है। आपके पास है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो आपने देखा होगा कि हर स्टेट ने लगभग इसको एक्सेप्ट कर रखा है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निराश्रित, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके भरण पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई, जिसमें से 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानक शर्तों के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाती है। उनको एक क्राइटेरिया होती है और उस क्राइटेरिया के अंतर्गत ही आपको पेंशन का बेनिफिट प्रदान किया गया। पेंशन पाने हेतु नियम क्या है? लाभार्थियों की उम्र 60 साल होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। ठीक है, 60 साल या उससे अधिक होना चाहिए। परिवार के सदस्य जो लाभार्थी होगा वो बीपीएल परिवार से हो, साथ ही साथ उसकी मासिक आय यदि बीपीएल परिवार से ना हो तो 4000 यानी बस लगभग 60,000 रुपए से ज्यादा ना हो। कोई अभ्यर्थी, कोई पुत्र पौत्र या 20 वर्ष से अधिक आयु के हों किंतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई केयर टेकर है लेकिन फिर भी आप क्या होता है पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, तो भी आपको इस पेंशन का पार्ट माना जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे। ठीक है, 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बीपीएल परिवार से चयनित होकर के सदस्य हैं, उन्हें सदस्य ना हो, उन्हें पूरी पेंशन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट हो जाता राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। क्या होता है? एन आपका SAP। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता 100%, इसका पूरी की पूरी फंडिंग कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 4 योजनाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और पहली योजना इसके अंतर्गत आप देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, ये योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, वृद्धा पेंशन योजना, लेकिन कौन अमाउंट देगा? केंद्र सरकार।
राज्य सरकार इसको ऑपरेट करेगा। राज्य सरकार ऑपरेट करने का मतलब होता है राज्य सरकार इसकी एलिजिबिलिटी या योग्यता के अनुसार उन व्यक्तियों को फिल्टर कर कर देगी जो इसके हकदार हैं, और इसके अंतर्गत जो बीपीएल परिवार के हैं उन्हें 1200 रुपए प्रतिमाह यानी पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इसके अंतर्गत भी बीपीएल परिवार और क्या कहते हैं निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने का व्यक्ति होगा, जो 18 वर्ष से लेकर के 59 ईयर तक का कोई भी हो सकता है, लेकिन 80% दिव्यांगता होना अनिवार्य, 80% से नीचे दिव्यांगता को इसके अंतर्गत स्वीकार नहीं किया गया। और इसके अंतर्गत जो वर्तमान में 1200 रुपए पर माह क्या हुआ पेंशन देने की बात इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, बात कही गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, या आपने निराश्रित विधवा और महिला पेंशन पाने के लिए बीपीएल परिवार से चयनित महिलाएं होनी चाहिए और जिसकी एज 40 वर्ष से अधिक हो, और इसको भी 1200 रुपए पेंशन प्रदान किया जाता है। आपका राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इस योजना में बीपीएल परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20,000 की जो इकोनॉमिक हेल्प किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत लाभार्थी की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच रखी जानी चाहिए, और इसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा आपको 20,000 रुपए की एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है ताकि उनको आर्थिक हेल्प मिल सके। और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान, देखिए एक नया कदम था, यानी जो विधवाएं हैं और जो निराश्रित है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जिनके पास कुछ नहीं, तो उनकी अगर पुत्रियों के विवाह के लिए है तो इसके पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह हेतु जो होते हैं ना इंटर कास्ट मैरिज के लिए भी सरकार द्वारा 50,000 रुपए का तो क्या होता है, लेकिन एक ही विवाह के लिए, यह नहीं कि आप तलाक करके दूसरा विवाह में आप आ जाओ तो नहीं मिलेगा, केवल एक विवाह में अगर अंतरजातीय या अंतरधार्मिक होता है तो आपको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सरकार आपको सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपको बेनिफिट देती है। तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया आपको जो प्लान्स थे, ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक हमारे पास एक्ट चालू हुआ जो सामाजिक सुरक्षा संहिता थी, और सारा सामाजिक सुरक्षा संहिता जो चालू की गई, और ये सामाजिक सुरक्षा संहिता जो आपको चालू हुई, ये आपका देखिए 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के नाम से इंप्लीमेंट हुई, यहां पर लागू हुई। ठीक है, और इसके अंतर्गत 9 कानून को इंप्लीमेंट करने की बात की, और सारी बात जो मैंने आपको साथ डिस्कस किया सारी चीजें वही हैं। तो इसको मैं आपको पहुंचा देता हूं, ये आपका 2 पेज का है जो अपडेटेड आपका मैटर है, और इसमें सारी बातें वही जो मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया। इसमें कुछ अपडेट्स हैं लेकिन कुछ खास अपडेट नहीं है। ठीक है, उनको एक प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करके इस बिल को रखा गया। तो ये बिल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आपको जितने मैंने क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कशन किए उन क्राइटेरिया के हिसाब से आप इसमें देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आज का आपका समाप्त होता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता आपका मतलब सामाजिक सुरक्षा जो आपका इंपॉर्टेंस था और कितने एक्ट थे, उत्तराखंड गवर्नमेंट कितना इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये टॉपिक अब हम समाप्त करने के बाद अब आपसे